Hello and welcome to my lecture on educational research. ये मेरे एजुकेशनल रिसर्च की सीरीज का 5th लेक्चर है। इसके पहले हमने बात की है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सेकेंड लेक्चर था रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे वेरिएबल्स। फोर्थ लेक्चर में हमने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है ये डिस्कस किया था। अब आपके सामने लेके आई हूँ अपना 5th लेक्चर जो 2 पार्ट्स में है, 5A एंड 5B। आज आपके सामने 5A का पार्ट प्रेजेंट करूंगी, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग अपने आप में एक बहुत इलैबोरेट टॉपिक है, इसीलिए इसे 2 पार्ट्स में डिस्कस करूंगी। सैम्पलिंग सैम्पलिंग रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि सैम्पलिंग के थ्रू हमें जो भी रिजल्ट मिलता है, हम उस रिजल्ट को अपनी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर लेते हैं। अगर हम सैम्पलिंग में गलती करेंगे तो रिसर्च प्रोसेस में डाला हुआ सारा एफर्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा वो डिफेक्टिव मिलेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सैम्पलिंग जैसे प्रोसेस को बिल्कुल सही तरीके से रिसर्चर के द्वारा किया जाए। अब सैम्पलिंग होती क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। Sampling can be defined as the process of obtaining information about an entire population by examining only a part of it. The idea of sampling was first given by A.L. Bowley in 1906. सैम्पलिंग का आइडिया सबसे पहले A.L. बाउले ने 1906 में दिया था। A.L. बाउले एक बहुत अच्छे स्टैटिस्टिशियन थे और इन्होंने ही सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट को रिसर्च में इंट्रोड्यूस कराया। सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक छोटे ग्रुप पे स्टडी करते हैं और उस ग्रुप पे स्टडी करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हम अपनी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन होती क्या है। व्हाट इज पॉपुलेशन इन रिसर्च? देखिए, जब हम रिसर्च में पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये हमारी जनरल पॉपुलेशन, जो हम जनगणना में जिस पॉपुलेशन की बात करते हैं उससे थोड़ी सी अलग हो जाती है। ये रिसर्च पॉपुलेशन है। क्या होती है रिसर्च पॉपुलेशन? चलिए समझते हैं। A research population is the aggregate of all the cases that conform to some designated set of specifications. Research population वो होती है जो मेरे रिसर्च के हिसाब से कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिन पे मैं वर्क कर रही हूँ। अगर ये स्पेसिफिकेशंस जिन लोगों में भी फुलफिल हो रहे हैं, सिर्फ वही लोग मेरी रिसर्च के लिए एलिजिबल रहेंगे और सिर्फ वही लोग मेरी रिसर्च की पॉपुलेशन कहलाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में हम रिसर्च पॉपुलेशन को कैपिटल एन से डिस्प्ले करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, अब हमने अभी रिसर्च पॉपुलेशन समझी कि रिसर्च पॉपुलेशन क्या होती है। अब मैं बात करूंगी कि सैंपल क्या होता है। What is a sample? A sample is a subset of the population. देखिए, सैंपल मेरी जो रिसर्च पॉपुलेशन है, जो भी मेरे स्पेसिफिकेशंस हैं जो मुझे अपनी रिसर्च के लिए चाहिए, जितने भी लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड उन स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहे हैं, वो सारे लोग मेरी रिसर्च पॉपुलेशन का पार्ट बनते हैं। पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड इन सारे लोगों को अप्रोच कर सकूं और इन पर अपनी रिसर्च की स्टडी कर सकूं। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इस चीज को ज्यादा वर्केबल बनाने के लिए हम सैंपल का यूज करते हैं। सैंपल क्या होता है? सैंपल आपकी पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है। मतलब
जो मेरी एंटायर पॉपुलेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसपे से कुछ ऐसे केसेस जो मेरे स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हैं, पर जो अप्रोचेबल है मेरे लिए, जिनके साथ मैं मिलकर अपने काम को आगे बढ़ा सकती हूँ। मैं उन कुछ लोगों को इस पॉपुलेशन, अपनी रिसर्च पॉपुलेशन में से ऐसे कुछ लोगों को चूज करूंगी अपनी स्टडी के लिए, जो अपनी रिसर्च पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इन लोगों पे की हुई स्टडी मेरी रिसर्च पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होगी, राइट? In order to collect information, it is not possible to study the entire population. Hence, an element of the population is selected for study. This element is called the sample, which is denoted by small n, which is a miniature cross-section of the population. देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी लोग मेरे स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये सब मेरी रिसर्च पॉपुलेशन का हिस्सा है। पर मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जाके अपनी स्टडी को कंडक्ट कर सकूं, राइट? तो मैं अपनी रीचेबल एरिया में, जहां मेरे लिए जाकर काम करना पॉसिबल होगा, मैं वहां पर कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करूंगी जो मेरे स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हैं। ये लोग एक्चुअली एक मिनी क्रॉस सेक्शन रहेंगे उस पूरी रिसर्च पॉपुलेशन का जिस पर मैं वर्क करूंगी। It is assumed that the sample data enables the researcher to estimate the population parameters. ये माना जाता है कि जिस सैंपल पे हम काम करेंगे, जो हमें उससे डेटा मिलेगा हमारी स्टडीज करने के बाद, वो डेटा से जो रिजल्ट निकलेंगे, ये जो रिजल्ट्स हैं ये एक्चुअली हमारी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी पैरामीटर्स, जो भी रिजल्ट्स हमें हमारी सैंपल के डेटा को एनालाइज करने के बाद मिलेंगे, वो रिजल्ट्स हमारी एंटायर पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल होंगे। वो रिजल्ट्स हमारी एंटायर पॉपुलेशन, हमारी एंटायर रिसर्च पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। Hence, samples should be truly representative of population characteristics without any bias, so that it may result in valid and reliable conclusions. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा सैंपल जो हम सिलेक्ट करते हैं, जो हमारी रिसर्च पॉपुलेशन का एक पार्ट, एक ग्रुप जिसको हम सिलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च स्टडी के लिए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा वो सैंपल जो है वो बिना किसी बायस के हम सिलेक्ट करें, जिसमें उससे जो हमें रिजल्ट मिले वो वैलिड और रिलायबल रहे। The items selected by the researcher from the population constitute what is technically called sample. मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि जो भी आइटम्स हम अपनी स्टडी के लिए, अपनी रिसर्च की स्टडी के लिए अपनी रिसर्च पॉपुलेशन से चूज करते हैं, उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइटम्स को हम सैंपल कहते हैं। Their selection process or technique is called sample design. जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, सैंपल को रिसर्च पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। उस तरीके को, उस प्रोसेस को, या वो टेक्निक्स जो हमें रिसर्च पॉपुलेशन से हमारे सैंपल को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं, उन टेक्निक्स को हम सैंपल डिजाइन बोलते हैं। And the survey conducted on the basis of sample is described as sample survey. और जो सैंपल पे हम अपना सर्वे कंडक्ट करते हैं, हमारी जो भी स्टडी हम अपने सैंपल पे कंडक्ट करते हैं,
जो भी सर्वे हम अपने सैंपल पे कंडक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम सैंपल सर्वे कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि अच्छे सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। Characteristics of a good sample. A sample should be representative of the population. जो भी सैंपल हम अपनी रिसर्च स्टडी के लिए चूज करते हैं, वो अपनी रिसर्च पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब जो भी स्पेसिफिकेशंस मेरी रिसर्च में चाहिए, वो सारे स्पेसिफिकेशंस मेरे सैंपल में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो स्पेसिफिकेशंस ही मेरी रिसर्च पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? सेकंड, it should be unbiased by sampling procedure और equipment. मेरा जो सैंपल है वो जिस भी प्रोसेस के थ्रू मैं बनाती हूँ अपने सैंपल को, मैं सैम्पलिंग की प्रोसीजर जो अपनी रिसर्च पॉपुलेशन है, मैं अपने सैंपल को क्रिएट करने के लिए जो भी प्रोसीजर अपनी रिसर्च पॉपुलेशन पे अप्लाई करती हूँ या किसी इक्विपमेंट की तरफ से, इक्विपमेंट की हेल्प से मैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अचीव करने की कोशिश करती हूँ, तो उस प्रोसीजर में किसी भी तरह का कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। वो प्रोसीजर अनबायस्ड होना चाहिए, जिसमें मेरे पास मेरी पॉपुलेशन का एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आए। ठीक। थर्ड पॉइंट, सैंपल शुड बी फ्लेक्सिबल so that it could be modified according to the needs of the researcher. सैंपल शुड बी फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जो सैंपल मैंने लिया है वो मेरी अप्रोच में होना चाहिए। मुझसे कभी कोई गलतियां हो जाए, मैं चाहूं कभी कि मुझे अपनी रिसर्च में कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है, या मुझे अपनी रिसर्च में कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्टर की स्टडी भी ऐड करनी है, तो वो जो सैंपल है वो मेरे पास इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए, उन पे वर्क करना मेरे लिए फीजिबल होना चाहिए, राइट? जिसमें आगे जाके कभी भी मुझे अपनी रिसर्च के प्रोसेस में कहीं छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस या ऑल्टरेशंस करने पड़े, तो उस सैंपल पर जाके वर्क करना मेरे लिए इजीली पॉसिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट, सैंपल शुड बी लार्ज इनफ टू गिव सफिशिएंट प्रिसिशन। जो भी सैंपल मैं अपनी रिसर्च पॉपुलेशन में से चूज करूंगी अपनी स्टडी के लिए, वो जो सैंपल है वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। इट शुड बी अ बिग सैंपल, राइट? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितना बड़ा सैंपल लूंगी, मेरे रिजल्ट उतने ज्यादा प्रिसाइज आएंगे। जनरली स्पीकिंग, हमारी हर स्टडी के लिए हम सैंपल कोशिश करते हैं कि बड़ा लें। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जहां हमारा सैंपल साइज अगर छोटा भी हो तो भी हमारे रिजल्ट हमें एक्यूरेट मिल जाते हैं, पर जनरली स्पीकिंग हमारे सैंपल का साइज लार्ज इनफ होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि लार्ज सैंपल में रिजल्ट की सही आने की गुंजाइश ज्यादा होती है। फिफ्थ पॉइंट, सैंपल शुड बी चोजन इन अ सिस्टमैटिकली रैंडम वे such that each item has equal probability of being a part of the study. जब भी हम सैंपल चूज करते हैं अपनी रिसर्च पॉपुलेशन में से, तो हमें अपने सैंपल को रैंडमली, सिस्टमैटिकली रैंडम वे से चूज करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोसीजर हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी सैंपल को चूज करने के लिए, वो प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि हर पर्सन जो मेरी रिसर्च पॉपुलेशन का हिस्सा है, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी हो मेरी सैंपल का हिस्सा बनने की। ये बात और है कि उनमें से कुछ लोग उस प्रोबेबिलिटी में आ पाएंगे, कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, बट हर एक पर्सन का इक्वल चांस होना चाहिए कि वो मेरे सैंपल का हिस्सा बन सके। नेक्स्ट,
हम बात करेंगे सैंपल डिजाइन की। A sample design is a definite plan for obtaining a sample from a given population. हमारी पॉपुलेशन से सैंपल को चूज करने का जो प्लान होता है उसे हम सैंपल डिजाइन बोलते हैं। हम अपने मन से सैंपल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमारी रिसर्च पॉपुलेशन से हमें अगर एक छोटा ग्रुप निकालना है तो हम अपने मन की चॉइसेस नहीं कर सकते। हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे कि जिस सैंपल को या जिस ग्रुप को मैं स्टडी करने के लिए निकाल रही हूँ वो बायस्ड ना हो, वो अपनी रिसर्च पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। अब वो बायस्ड ना हो उसके लिए मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा कि मैं एक पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से काम करूं, जिसको हम सैंपल डिजाइन बोलते हैं। It refers to the technique the researcher would adopt in selecting items for the sample. सैंपल डिजाइन एक तरह की टेक्निक होती है जिसे रिसर्चर यूज करता है रिसर्च पॉपुलेशन में से अपने सैंपल के लिए आइटम्स सिलेक्ट करने में। सैंपल डिजाइन इज डिटरमाइंड बिफोर डेटा कलेक्शन। सैंपल डिजाइनिंग का जो प्रोसेस होता है, मतलब रिसर्चर जब प्लान करता है कि मेरी रिसर्च पॉपुलेशन इतनी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री, जो भी उनने डीलिमिट किया है अपनी स्टडी को, तो रिसर्चर अपनी रिसर्च पॉपुलेशन के बारे में प्लान करता है और फिर वो प्लान करता है कि इस रिसर्च पॉपुलेशन में से मुझे इतने लोग अपने सैंपल के लिए, अपनी ग्रुप रिसर्च स्टडी के लिए चाहिए। ये जो प्लानिंग होती है इसे हम सैंपल डिजाइन बोलते हैं और इन लोगों को मैं इस पर्टिकुलर टेक्निक से अपनी रिसर्च स्टडी में सिलेक्ट करूंगा। तो वो जो टेक्निक है जो रिसर्चर अप्लाई करेगा अपनी रिसर्च पॉपुलेशन, अपना सैंपल क्रिएट करने के लिए, उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम सैंपल डिजाइन बोलते हैं। और सैंपल डिजाइन का जो प्रोसेस है इसे डेटा कलेक्शन के पहले रिसर्चर करता है। Researcher must select a sample design which is reliable and appropriate for his study. रिसर्चर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी सैंपल डिजाइन वो अपनी स्टडी के लिए चूज करते हैं वो उनकी स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट हो और विश्वसनीय हो, रिलायबल हो। चलिए, सैंपल डिजाइन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द सैंपल की। जब मैं अपनी रिसर्च स्टडी के लिए सैंपल चूज कर रही होंगी तो मैं ये कैसे डिसाइड करूंगी कि मेरा सैंपल बड़ा होना चाहिए कि मेरा सैंपल छोटा होना चाहिए। तो याद रखिए, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है मेरी यूनिवर्स पे और मेरी रिसर्च पॉपुलेशन पे, जो डिसाइड करेगी कि मेरा सैंपल बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए। It is defined as the number of items to be selected from the universe to constitute a sample. As a general rule, the sample must be of an optimum size. It should neither be excessively large nor too small. हमें अपने सैंपल की साइज को हमेशा आइडियल रखना चाहिए। ना हमारा सैंपल बहुत बड़ा होना चाहिए, ना हमारा सैंपल बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत बड़े सैंपल पे काम करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत छोटा सैंपल होगा तो बहुत गुंजाइश है कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज नहीं आएगा। इसीलिए हमें एक ऑप्टिमम साइज सैंपल की चूज करना आना चाहिए। The size of the sample should be determined by the researcher keeping in view the following points. तो रिसर्चर को अपने सैंपल की साइज डिटरमाइन करने के पहले, फाइनल करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो बातें, आइए समझते हैं। नेचर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जिस जगह से मैं अपना सैंपल ले रही हूं, जहां से मैं अपने सैंपल को ड्रॉ करूंगी, मुझे उससे पहले समझना पड़ेगा। यूनिवर्स में बी ईदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन नेचर। यूनिवर्स में
या जिस जगह से मैं अपना सैंपल ड्रॉ करने के लिए जा रही हूँ, उस जगह पे या तो मेरे पास मेरे सैंपल मेरी रिसर्च स्टडी के हिसाब से जो कैंडिडेट्स मिलेंगे वो सारे फेवरेबल होंगे, सारे स्पेसिफिकेशंस को बहुत इजीली मीट कर रहे होंगे, और मुझे उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं चाहिए होगी। बहुत सारे मुझे मुझे मेरे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स मुझे अगर नहीं चाहिए होंगे, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्स को मैं होमोजीनियस बोलूंगी। अगर मेरी स्टडी मान लीजिए फीमेल्स के ऊपर है, एडोलेसेंट फीमेल्स के ऊपर है, ठीक है, तो मैं एक गर्ल्स कॉलेज में जाऊंगी, और गर्ल्स कॉलेज में जहां पर मेरे पास सिर्फ फीमेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट, तो उन फीमेल्स में से अगर मुझे अपना सैंपल सिलेक्ट करना है तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि एक फीमेल कॉलेज में, एक विमेंस कॉलेज में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी मेरे स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहे हैं। तो ये कहलाता है होमोजीनियस ग्रुप। आप समझ लीजिए मेरी एक स्टडी है जिसमें मैं एडोलेसेंट्स के ऊपर वर्क कर रही हूँ, एडोलेसेंट्स की स्टडी पैटर्न्स पे मान लीजिए मैं वर्क कर रही हूँ। अब एडोलेसेंट्स में आप देखेंगे कि बॉयज भी आते हैं और गर्ल्स भी आती हैं। अब मान लीजिए इनका स्टडी पैटर्न मैं लेती हूँ, तो स्टडी पैटर्न को करने के लिए मुझे अपने बॉयज और गर्ल्स दोनों में स्टडी के पैटर्न स्टडी करने पड़ेंगे। फिर मुझे इनमें मान लीजिए फर्दर बाइफिकेशन करना है कि मैं हिंदी मीडियम बॉयज और हिंदी मीडियम गर्ल्स मीडियम वाइज इन पे स्टडी करूंगी, फिर इंग्लिश मीडियम बॉयज और इंग्लिश मीडियम गर्ल्स पे भी स्टडी करूंगी। तो आप देखेंगे कि जितने मैं सब ग्रुप्स बनाती जाऊंगी उतना ज़्यादा मेरी स्टडी ऐसे सैंपल को डिमांड करेगी जो अपने आप में हिट्रोजीनियस हो। तो जब भी हमारा सैंपल हिट्रोजीनियस ग्रुप से हम ड्रॉ करते हैं, जहाँ हिट्रोजीनियस ग्रुप मतलब जहाँ बहुत सारे तरह के स्पेसिफिकेशंस हमको मीट करते हैं, तो हिट्रोजीनियस ग्रुप से जो सैंपल हम लेते हैं वो सैंपल हमेशा लार्ज लेना चाहिए। अगर होमोजीनियस ग्रुप से आप सैंपल ले रहे हो अपनी स्टडी के लिए और वो होमोजीनियस ग्रुप का सैंपल आपकी स्टडी के लिए स्पेसिफिकेशंस पूरे कर रहा है, तो साइज थोड़ा छोटा होगा तो भी चलेगा। पर अगर आपकी स्टडी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन दैट केस आपका जो सैंपल रहेगा वो बड़ा सैंपल होगा। If the items of the universe are homogeneous, a small sample can serve the purpose. If the items are heterogeneous, a large sample would be required. This is termed dispersion factor. इसको हम dispersion factor बोलते हैं। अगर मेरी स्टडी में homogeneous ग्रुप से है तो मैं छोटा सैंपल लेके काम कर लूंगी। अगर मेरी स्टडी बहुत सारे फैक्टर्स से डील कर रही है जिसमें मुझे हर तरह के आइटम को लेके काम करना है, इन दैट केस मुझे एक लार्ज सैंपल रहेगा लगेगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्लासेस प्रपोज्ड। इफ मेनी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर टू बी फॉर्म्ड, a large sample would be required because the small sample might not be able to give a reasonable number of items in each group. Larger the population variance, larger would be the sample. जैसा मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था कि अगर मेरी स्टडी में बहुत सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हैं तो मुझे अपने सैंपल को बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि हर ग्रुप और हर सब ग्रुप को स्टडी करने के लिए मेरे पास रीजनेबल नंबर ऑफ आइटम्स होने चाहिए। वो रीजनेबल नंबर ऑफ आइटम्स हर ग्रुप और सब ग्रुप के लिए प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल हो, इसके लिए मुझे बड़ा सैंपल चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा मेरे ग्रुप में वेरिएंस रहेगा, जितने ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे स्टडी करने के लिए, जितने ज्यादा ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स रहेंगे, मेरा सैंपल उतना ही बड़ा रहेगा, राइट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द स्टडी। If the items are to be intensively and continuously studied, the sample should be small. अगर मेरी रिसर्च ऐसी है
जिसमें मुझे लगातार कुछ सालों तक काम करना है और बहुत बारीकी से रिपीटेडली मुझे वही काम करने हैं उसी सैंपल के ऊपर, तो ऐसे केस में, ऐसी स्टडीज में प्रिफर किया जाता है कि आपका सैंपल छोटा हो। For a general survey, the size of the sample should be large, but a small survey is appropriate for technical surveys. अगर मैं एक जनरल सर्वे कर रही हूं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, अपनी रिसर्च पॉपुलेशन के ऊपर, तब जनरल सर्वे के लिए मेरी सैंपल का साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बट इसमें भी अब एक कंडीशन आ जाती है कि अगर मेरा कोई टेक्निकल सर्वे है, मान लीजिए मैं किसी गैजेट के ऊपर सर्वे कर रही हूँ या किसी टेक्निकल चीज के ऊपर अपनी स्टडी कर रही हूँ, इन सच केसेस अगर मेरा सैंपल साइज थोड़ा छोटा भी होगा तो भी मेरी रिसर्च स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो मेरी स्टडी है ये एक टेक्निकल सर्वे के ऊपर बेस्ड रहेगी। अब बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स की। सैम्पलिंग टेक्निक्स अपने आप में एक बहुत एलैबोरेट टॉपिक है और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि मैंने आपके लिए अपने अपकमिंग वीडियो में प्रेजेंट किया करने वाली हूँ। रफली शॉर्ट में हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द सैंपल। याद रखिए, हमारा सैंपल किस तरह से हम अपनी रिसर्च पॉपुलेशन से बनाएंगे, इस चीज में हमें सैम्पलिंग टेक्निक्स ही हेल्प करते हैं। अ स्मॉल रैंडम carefully selected sample is much superior to a larger but badly selected sample. ये सेंटेंस बताता है कि कितना जरूरी है कि हम अपने सैंपल को सही तरीके से सिलेक्ट करें। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा सैंपल मैंने थोड़ा छोटा लिया है पर मैंने पूरी तरह से सैम्पलिंग टेक्निक के प्रोसेस को फॉलो किया है, इतने पेन्स लिए हैं कि मैं अपने सैम्पलिंग टेक्निक की हर बारीकी को फॉलो करूं, इन सच केसेस अगर मेरा सैंपल थोड़ा सा छोटा भी है तो वो सैंपल मुझे मेरी स्टडी के लिए काफी कुछ रिलायबल रिजल्ट्स दे सकता है एज कंपेयर टू अ सैंपल। अगर एज कंपेयर टू अ सैंपल जिसे मैंने बहुत बड़ा रखा है पर जिसको मैंने सिलेक्ट करने के लिए किसी भी तरह की कोई सैम्पलिंग टेक्निक का यूज नहीं किया, मैंने कहीं से भी एक ग्रुप ऑफ पीपल लिए और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, राइट? बिना ये ध्यान में रखे कि ये मेरी स्टडी के स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो सैंपल मैंने चूज किया ये एक बैडली सिलेक्टेड सैंपल है क्योंकि मैंने अपनी स्टडी के स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में नहीं रखा, मैंने किसी भी तरह की सैम्पलिंग टेक्निक को ध्यान में नहीं रखा। इस केस में अगर मैं एक बहुत बड़े सैंपल पे भी वर्क करती हूँ पर अगर वो केयरफुली सिलेक्टेड सैंपल नहीं है, वो प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक्स के थ्रू सिलेक्टेड सैंपल नहीं है, तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो फॉल्टी आएगा, उसमें गलतियां होंगी। There are other factors like size of the population, size of the questionnaire, availability of trained investigators, time available for completion of the study, availability of finance, etc., which the researcher must pay attention while selecting the sample size for the study. बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रिसर्चर की स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं। क्या होते हैं वो फैक्टर्स? जैसे कि हमारी पॉपुलेशन की साइज कितनी है, राइट? बड़ी है पॉपुलेशन की साइज, हमारी रिसर्च पॉपुलेशन की साइज, कि छोटी रिसर्च पॉपुलेशन की साइज है। हमारा जो क्वेश्चनर, मान लीजिए मैं सर्वे कर रही हूँ अपनी सैंपल पे, तो हमारे क्वेश्चनर जो हमारा टूल है हमारे सर्वे के लिए, वो कितना बड़ा है, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, उसकी लेंथ कितनी है। नेचुरली बहुत बड़ा क्वेश्चनर होगा
तो भी बच्चे उसको बहुत केयरफुली नहीं भरेंगे और बहुत छोटा क्वेश्चनर भी मुझे मेरे रिजल्ट्स अप्रोप्रिएटली नहीं दे पाएगा। तो साइज ऑफ द क्वेश्चनर, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी लोग मेरे सैंपल कलेक्शन में मेरी हेल्प कर रहे हैं उन्हें हम इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं। अगर मेरे पास ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो सैंपल टेक्निक को समझकर उसे सही तरीके से सैंपल ड्रॉ करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं, तब तो मेरा सैंपल सही निकलेगा। पर अगर मेरे पास अनट्रेन्ड लोग हैं जिन्हें ये समझ नहीं है कि सैंपल टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है, राइट, ऐसे लोग मेरे लिए एक फॉल्टी सैंपल या फॉल्टी डेटा कलेक्ट करके लाएंगे, अगेन जो मेरी स्टडी के रिजल्ट पर इफेक्ट करेगा। टाइम अवेलेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी, मेरे पास अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम बचा है, ये फैक्टर भी डिसाइड करता है कि मेरी स्टडी कितनी प्रिसाइज होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, मेरे पास मेरी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए आर्थिक रूप से मैं कितनी मजबूत हूँ, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी हम डेटा कलेक्शन वाला प्रोसेस करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमें क्वेश्चनर्स बनाने होते हैं, हमें कई जगह से जाके अपने सैंपल से डेटा लेना पड़ता है, कई बार हमें ट्रैवल करना पड़ता है, कई बार हमें अपने इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ पे करना पड़ता है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिसर्चर की स्टडी पर, रिसर्च के रिजल्ट पर इफेक्ट डालेंगे। तो अपने सैंपल साइज को और अपनी सैंपल टेक्निक को चूज करने के पहले रिसर्चर को इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सैंपलिंग करते वक्त एक और चीज है जिसे हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, जिन्हें हम सैंपलिंग एरर्स बोलते हैं। सैंपलिंग करते वक्त कुछ गलतियां जो हमारी स्टडी और हमारी स्टडी के रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। In the process of sample collection, there is always a probability of errors. These can be classified into sampling and non-sampling errors. जब भी हम सैंपल कलेक्शन करते हैं तो बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे सैंपल में किसी तरह के एरर्स आ जाएं। ये एरर्स दो तरह के होते हैं, एरर्स आते ही हैं, आप समझिए सैंपलिंग का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स एक छोटे ग्रुप से जब टेस्ट करके निकालेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में थोड़ा सा एरर तो आएगा, पर वो एरर कई बार बहुत छोटा होता है जो इररेलेवेंट होता है, पर कई बार वो एरर इतना बड़ा हो जाता है कि उससे हमारी पूरी स्टडी का रिजल्ट गलत हो जाता है। तो याद रखिए सैंपलिंग एरर्स से डील करना बहुत जरूरी है। सैंपलिंग एरर्स दो तरह के होते हैं। These can be classified into sampling and non-sampling errors. दो तरह के एरर्स क्या होते हैं, एक होते हैं सैंपलिंग एरर्स, दूसरे होते हैं नॉन सैंपलिंग एरर्स। Sampling errors arise due to the fact that only a part of the population has been used to estimate population parameters and to draw inferences about the population. Sampling errors वो होते हैं जो पॉपुलेशन के सिर्फ एक छोटे से पार्ट को ही मैंने स्टडी किया, मुझे अपने पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए, अपने पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए और बड़े ग्रुप को लेना था और वेरिड ग्रुप को लेना था, राइट। अगर मैं बहुत छोटे पार्ट को लेके या एक ही तरह के ग्रुप को लेके अपने सैंपल में उसकी स्टडी कर लेती हूँ, ऐसे केसेस में सैम्पलिंग एरर्स होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। They can be measured for a given sample design and size. ये जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं ये मेजरेबल होते हैं कि हमारे सैंपल की, हमारी पॉपुलेशन की साइज क्या थी, हमारे सैंपल की साइज क्या थी और हमने किस तरह की सैंपल डिजाइन से
अपने सैंपल को चूज किया। ये बता देगा कि हमारे रिसर्च में सैम्पलिंग एरर है कि नहीं है। इसीलिए सैम्पलिंग एरर्स आर मेजरेबल। इनको अवॉइड करने का तरीका क्या होता है? बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल प्रिसिशन कैन बी इम्प्रूव। अगर हम सैंपल का साइज बढ़ा लेते हैं तो काफी हद तक ये गुंजाइश होती है कि हमारे सैंपल के जो रिजल्ट्स हैं वो सही आए, उनमें सैंपलिंग एरर शायद ना मिले या नेग्लिजिबल मिले। दूसरी तरह के जो एरर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। These arise at the stage of sample collection and preparation of the data and are present in both survey sample as well as census survey। जो दूसरी तरह के एरर्स हैं उन्हें हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स बोलते हैं। ये यूजुअली सैंपल को कलेक्ट करते वक्त, जब हम अपने सैंपल से अपना कलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और जब हम अपने डेटा को बना रहे हैं, इन स्टेजेस पे नॉन सैम्पलिंग एरर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ज्यादातर ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स सेंसस सर्वे या सर्वे, सिंपल सर्वे वाली जो स्टडीज होती हैं उनमें होते हैं। किस कारण होते हैं? Non-sampling errors can be reduced by defining the sampling units, frame and the population correctly by employing efficient people in the investigation। जो सैम्पलिंग एरर्स हमारे सैंपल की कलेक्शन के वक्त हो रहे हैं या डेटा को प्रिपेयर करते वक्त हो रहे हैं, इनको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम अपने सैंपलिंग के जो यूनिट्स हैं उन्हें बहुत स्पेसिफिकली और बहुत क्लियरली डिफाइन कर दें। ठीक है। दूसरा, जो हमारे लोग हैं जो सैंपल कलेक्शन में हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो डेटा हमारा है उसको बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो लोग अगर हम ट्रेंड रखेंगे, जिन्हें प्रॉपर प्रोसीजर आता है कि सैंपलिंग डिजाइन क्या होती है, उसे हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सैंपल बनाने के लिए, अपने सैंपल के ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए, या एक बार अगर मेरा सैंपल बन गया है तो मुझे उनसे सैंपल का जो कलेक्शन करना है वो किस तरह से करना है, राइट। फिर मेरा जो डेटा मैं बना रही हूँ उसको मुझे किस तरह से बनाना है। अगर इस प्रोसेस में काम करने वाले लोग ट्रेंड होंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी ये होती है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स मेरी स्टडी से रूल आउट हो जाएंगे, मेरी स्टडी में नॉन सैम्पलिंग एरर्स नहीं होंगे। अगर मैं अनट्रेन्ड लोगों को यूज करूंगी, जिन्हें सैम्पलिंग डिजाइन का कोई आइडिया नहीं है, जिन्हें सैंपल से कैसे कलेक्शन करना है, जिन्हें डेटा पे काम कैसे करना है, जिन्हें यही नहीं पता कि डेटा प्रिपेयर कैसे करना है, अगर मैं अनट्रेन्ड और इनएफिशिएंट लोगों को अपने काम में यूज करूंगी, तब पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि मेरी स्टडी में नॉन सैम्पलिंग एरर्स हो। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आप इन्वेस्टिगेटर्स सिलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए, वो ट्रेंड हो, उन्हें सैम्पलिंग डिजाइन का आइडिया हो, उन्हें सैंपल कलेक्शन के प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हो, उन्हें आइडिया हो कि सैंपल कलेक्शन कैसे किया जाता है, और डेटा को प्रिपेयर करने का प्रोसेस प्रिसाइसली उन्हें आता हो, तभी आप नॉन सैम्पलिंग एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये लेक्चर था सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग के ऊपर ये फर्स्ट लेक्चर है। इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको सैम्पलिंग की टेक्निक्स डिटेल में समझाऊंगी, वो इसके बाद वाले वीडियो में आएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, और हम फिर मिलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के साथ। थैंक यू।